हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो हम तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की। तो आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का गेस पेपर। तो गेस पेपर हमारा वो है जो कि आपको क्या करेगा 8 मार्च को इसी में से क्वेश्चन बनने वाला है। तो इस गेस पेपर में से मान के चलिए, गेस पेपर का मतलब ही होता है कि क्या आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन वैसे ही आए। तो सेम टू सेम नहीं तो थोड़ा अंक में अदला बदली हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन सारे आपके यहीं से आने वाले हैं। तो पढ़ लो चाहे जहाँ से क्वेश्चन आएगा गेस पेपर के सॉल्यूशन से। तो 70 नंबर की आज हम तैयारी करने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। इसे नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। तो वायरल पेपर भी आपका ये है और अंतिम तैयारी हम लेकर चल रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले हम अपना गेस पेपर देखते हैं। गेस पेपर में सबसे पहले आपको 15 मिनट का पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसके बाद सभी प्रश्न क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के क्या होते हैं, अंक समान दिए गए हैं और गणनात्मक प्रश्नों की गणना समस्त के पदों के और प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है निम्न में से और संख्या गुणधर्म नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, इसमें ये लघुत्तरी प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं और क्या होता है जब ये सारे क्वेश्चन हमने क्या किए हैं, टाइपिंग कर दिए हैं। तो भाई एक एक करके क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन करा निम्न में कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो अणुसंख्य गुणधर्म कौन सा नहीं होता है। तो अणुसंख्य गुणधर्म हमारा होता है कौन कौन से, परासर दाब, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक हमारा क्या होता है अणुसंख्य गुणधर्म। क्या ये तीनों तो अणुसंख्य गुणधर्म है, लेकिन ये क्या हमारा क्वथनांक नहीं है। तो 4 अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। एक होता है बचा कौन सा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये गुणधर्म क्या इसमें नहीं है। तो ये हमारे क्या होते हैं 4 अणुसंख्यक गुणधर्म हमने देख लिए। आगे कारण निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है। तो हमारा निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है। तो संक्रमण धातु हमने पढ़ा था क्या, जिंक, कैडमियम और पारा। ये क्या होते हैं, संक्रमण धातु नहीं होते हैं। तो इसमें से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है, तो फेरस, कॉपर, जिंक। तो इसमें क्या देखिए जिंक इसमें से मिल रहा है, तो हमारा क्या जिंक ही क्या संक्रमण धातु नहीं है। तो क्या है, संक्रमण धातु नहीं है। तो हमारा क्या जिंक संक्रमण धातु, हमारा क्या जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, या हमारा एच यानी मरकरी या पारा कहेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा K3 FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। तो Fe की K3 FeCN क्या है 6। तो अब इसमें क्या हमको Fe की ऑक्सीकरण संख्या, तो हमारा यहाँ पर सब संयोजन संख्या या उप संयोजन संख्या क्या है, कितनी है, Cn की हमारी 6 है। तो Cn पर 1 माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या होगा -6 हो जाएगा और प्लस Fe का हमको निकालना तो प्लस x हो जाएगा और हमारा पोटेशियम का +3 होता है तो क्या हो 3 बराबर हो जाएगा क्या हमारा 0, 6 में से 3 जाएगा 3 -3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा +3 आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला सही। और हमारा क्या अच्छा है उप संयोजन संख्या या सामान्य संख्या, इसका पूछता उप संयोजन या समन्वय संख्या पूछता तो क्या होता 6 हो जाता। कर निम्नलिखित यौगिकों में से कौन कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है। तो निम्न यौगिक में कौन कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता, तो हमारा 1 डिग्री एमीन क्या होता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है। तो इसको हम RNH2 हमारा क्या है 1 डिग्री एमीन है। तो 1 डिग्री क्या एमीन है, इसको हम CH, Cl3 और KOH से क्या करेंगे हम अभिक्रिया कराते हैं। तो हमारा RNC यानी आइसोसाइनाइड क्या होगा मेथिल आइसोसाइनाइड और KCl और हमारा क्या होगा H2O प्राप्त होता है। तो कौन सा कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है, तो क्या हमारा ये आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। तो हमारा 1 डिग्री क्या आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। ये सारे क्या है कार्बिल एमीन अभिक्रिया बाकी हैं। फिर करा फेलिंग परीक्षण देने वाला यौगिक है। करा फेलिंग परीक्षण देने वाला यौगिक कौन सा होगा। तो फेलिंग परीक्षण देने वाला यौगिक जो फेलिंग परीक्षण होता है, फेलिंग परीक्षण में हमें क्या होता है लाल रंग प्राप्त होता है, लाल रंग। फेलिंग परीक्षण में लाल रंग प्राप्त होता है Cu2O यानी क्यूप्रस ऑक्साइड। तो फेलिंग परीक्षण में हमारा कौन है, ये तो देगा नहीं, ये भी नहीं देगा। तो हमारा एल्डिहाइड क्या कहता है फेलिंग परीक्षण देता है। तो हमारा एल्डिहाइड क्या होगा फेलिंग परीक्षण देगा, ये भी नहीं देगा। नेक्स्ट करा प्रोटीन की एकलक इकाई
एकलक का मतलब क्या होता है? मोनोमर। एकलक को क्या कहते हैं? हम जानते हैं मोनोमर। तो प्रोटीन की एकलक इकाई होती है एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल से क्या आती है? एकलक इकाई क्या? प्रोटीन की एकलक इकाई है एमिनो अम्ल। अब बढ़ते हैं छोटे छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन के। वो तो क्या हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो 20% ग्लूकोज जली विलयन में मोललता ज्ञात करें। तो 20% है, तो यानी WA का मान हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ से WA यदि क्या है 20%, तो हमारा हो जाएगा 20 ग्राम। मान लेते हैं टोटल क्या भार 100 ग्राम है तब, तो हमारा 20% WA हो गया, तो हमारा WB बचा कितना? 80%। WB हमारा हो गया 80 ग्राम। अब हमारा क्या 20% ग्लूकोज, ग्लूकोज का अणुभार हमारा ग्लूकोज होता है, तो इसका अणुभार कैसे निकालेंगे? हमारा ग्लूकोज है C6H12O6 है, तो ग्लूकोज का अणुभार होता है कितना? MA। एटॉमिक मास हो जाएगा 180। ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है? मोललता। मोललता तो मोललता क्या होता है? WA गुणे 1000 बटे WB गुणे MA। तो MA गुणे WB या WB गुणे MA। तो हमारा WA का मान कितना दिया है? 20% यानी 20 ग्राम दिया है, और गुणे 1000, और हमारा WB का मान दिया कितना? हमारा दिया है 80, और गुणे MA का मान दिया कितना? 180। तो हमारा अब यहाँ पर हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना? 20 चौके 80, और हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा 250 चौके 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25/18 आ गया कितना? हमारा 25/18 यानी 1.3 m या मोल प्रति किलोग्राम, या 1.3 मोल पर kg। तो मोल पर kg हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए एक और क्वेश्चन, कर संक्रमण धातु के आयन रंगीन व अनचुंबकीय होते हैं और Fe3+ का चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा? तो हमारा आइए इसको समझते हैं। तो हमने थोड़ा सा क्या किया गया, हाथ से लिख कर लाया पहले से, जिससे क्या करें कम समय में आपको पेपर का क्या करें रिवीजन लिखा सकें। तो संक्रमण धातुओं के आयन क्या होते हैं? अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण क्या होते हैं? रंगीन व अनचुंबकीय होते हैं। जो संक्रमण धातु होते हैं उनके आयन क्या होते हैं? रंगीन और अनचुंबकीय क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बाह्य कोश में क्या होते हैं? डी कक्षक में, बाह्य डी कक्षक में क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो हमारा Fe3+ चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। तो हमारा Fe3+ हमारा Fe जो 3+ है, इसका हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s0 और 3d5 हो जाएगा। तो हमारा 5 में क्या है? हमारे D5 में क्या है? हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो 1 2 3 4 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। जब 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो हमारा यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? यहाँ से हम निकालेंगे इसका चुंबकीय आघूर्ण। यानी का मान कितना है? 5 है, तो हमारा चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण बराबर हो जाएगा हमारा, चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है, चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर होता है √n इंटू n प्लस 2, n इंटू n प्लस 2। तो यानी क्या है? n का मान कितना है? 5, √5 इंटू 5 प्लस 2, यानी 5 2 7 गुणे 7 5 35, यानी कितना आ जाएगा? ये हमारा होता है 5.89 बोहर मैग्नेट्रॉन, यानी BM को क्या कहते हैं? बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। तो हमारे क्या चुंबकीय आघूर्ण, इतना आपका आंसर आ गया। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान भी हमने क्या किया? निकाल लिया। तो हमारे क्या 5 में क्या करेंगे? जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो उसमें क्या करेंगे? हम 0.89 लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन, बंधन समवायता की परिभाषा तथा उदाहरण सहित समझाइए। तो बंधन समवायता की परिभाषा हमने लिख दिया है, अब उसको उदाहरण को हम समझाएंगे। तो कह रहा वह समवायता जिसमें जटिल यौगिकों के अणुसूत्र समान व उभयदंती लिगेंड्स का धातु के साथ क्या होता है? बंध भिन्न भिन्न दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं? बंधन समवायता प्रदर्शित करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से अब समझते हैं। तो एग्जाम्पल से हम समझा सकते हैं कि ये क्या होंगे, बंधन समवायता कैसे क्यों कहते हैं। तो हमारा CR यहाँ पर आ जाएगा NH3 का क्या आता है? 5, फिर NO2, इसकी उपसंयोजन संख्या क्या होती है? NH3 की क्या होती है? 5 होती है। तब यहाँ पर हमारा हो जाएगा Br2। तो इसमें या क्या करेगा? बंधन समवायता दर्शाएगा। तो इसमें हमारा CR यहीं रह जाएगा और हमारा NH3 भी क्या होगा? यहीं रहेगा। लेकिन हमारा NO2 में क्या होगा? हमारा ONO बना लेगा
और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा Br2 रह जाएगा। तो कह रहा हुआ समानता जिसमें जटिल यौगिक के अणुसूत्र समान व उभयदंती लिगेंड्स का धातु के साथ बंध भिन्न भिन्न दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या यन से बंध दर्शा रहा था, जो हमारा क्या लिगेंड्स क्या है हमारा यन से बंध दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है ओ से बंध दिखा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया बंधन समानता हो गया। तो यदि इस दोनों क्या करते हैं हम आईपीएसी नाम लिखते हैं, तो आईपीएसी नाम इसका कैसे लिखेंगे, तो हमारा लिखेंगे पेंटा एमीन, 5 बार एमीन है तो लिखेंगे पेंटा एमीन, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन क्या है हमारा नाइट्राइटो, नाइट्राइटोयन, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो यन, नाइट्राइटोयन। और हमारा क्या है क्रोमियम थर्ड, क्रोमियम थर्ड, क्रोमियम थर्ड, क्रोमियम थर्ड हमारा क्या है Br2 है, क्या हमारा ब्रोमाइड, क्रोमियम थर्ड ब्रोमाइड, तो क्रोमियम थर्ड ब्रोमाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर CrNH3 यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी क्या है 5 है, तो हमारा पेंटा एमीन, यहाँ पर भी हो जाएगा पेंटा एमीन, पेंटा एमीन, नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो ओ हमारा ओ से बना क्या नाइट्राइटो ओ, क्रोमियम थर्ड यहाँ पर हो जाएगा क्रोमियम थर्ड, क्रोमियम थर्ड क्या है ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, क्रोमियम थर्ड ब्रोमाइड। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन हमारे क्या है ए निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे, निम्न परिवर्तन कैसे होगा, तो हमने थोड़ा सा लिख दिया जिससे क्या होगा आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकें। तो हम कम समय में आपका इस पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो एसीटिल्डिहाइड से एथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, अब कह रहा है एसीटिल्डिहाइड, हमारा एसीटिल्डिहाइड है हमारा CH3CH हमारा एसीटिल्डिहाइड है, इसको हम कैसे एथेनॉल प्राप्त करेंगे, यानी CH3CH2OH कैसे प्राप्त करेंगे, इससे कैसे हम प्राप्त करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे LiAlH4 की उपस्थिति में या H2 या Ni के साथ की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या होगा हमें, क्या होगा हमें एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। यदि क्या करते हैं फिनाल की क्रिया सांद्रचंदो3 से H2SO4 की उपस्थिति में करा देते हैं तो हमें क्या होगा फिनाल से पिक्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो पिक्रिक अम्ल हमारा होता है, हमारा पिक्रिक अम्ल लिखेंगे बनाएंगे, हमारा पिक्रिक अम्ल में हो जाएगा हमारा क्या है यहाँ पर OH, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा NO2 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटालुइन, ये ट्राइनाइट्रोफिनाल हमारा होता है, पिक्रिक अम्ल को लिख सकते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये हमारा क्या है पिक्रिक अम्ल है। तो हमारा क्या है पिक्रिक अम्ल, यह बहुत बार पूछा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन था कि फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं। तो फिनाल को क्या करेंगे 3HNO3 यानी सांद्रचंदो3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर पिक्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 3.42 ग्राम C12H22O11 को 100 ग्राम जल में मिलाया गया तो विलयन का क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए, और Kb बराबर इतना दिया है। तो क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा Tb का मान पूछ रहा है। तो हमारा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा WA हमारा दिया कितना, हमारा 3.42 ग्राम में क्या करते हैं हमारा WB दिया कितना 100 ग्राम जल में मिला गया, WB बराबर दिया क्या 100 ग्राम जल में मिला दिया गया। और हमारा चीनी है तो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, तो इसका हमारा अणुभार हो जाएगा Ma, हमारा अणुभार हो जाएगा 342। तो चीनी का अणुभार होता है। और यहाँ पर Kb का मान दिया कितना 0.52 और हमारा डेल्टा Tb का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं डेल्टा Tb बराबर होता है क्या, डेल्टा Tb बराबर होता है Kb गुणे क्या WA गुणे 1000, WA गुणे 1000 बटे हमारा Ma गुणे WB। तो अब यहाँ पर हम मान रखेंगे तो हमारा डेल्टा Tb बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा, डेल्टा Tb बराबर Kb का मान
0.52 है और WA का मान दिया कितना 3.42 गुणे हमारा 1000 गुणे 1000 बटे हमारा MA का मान कितना दिया 342 गुणे हमारा ये है 100, WB का मान कितना 100। तो हमारा 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा और 342 से हमारा 342 कितनी बार में कटेगा, हमारा 0.01 बार में कटेगा और हमारा यहाँ से निकल कर आ जाएगा 0 पॉइंट यानी 2 4 अंक पे दशमलव हो गया और एक घट कर क्या यानी 3 अंक पे, तो हो जाएगा 0.052 डिग्री सेल्सियस हमारा डेल्टा टीवी का मान निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा क्या होगा, यही आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन, करण निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखे। तो इस अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मक का नाम लिखना है। तो कह रहा है एसीटेमाइड से मेथेनेमीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमारा आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो हमारा क्या एसीटेमाइड, एसीटेमाइड का सूत्र होता है CH3CONH2। तो हमारे एसीटेमाइड से हमें कैसे मेथेनेमीन यानी CH3NH2 कैसे प्राप्त होगा। तो हमारा यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको किसकी उपस्थिति में कराएंगे कि प्राप्त होगा। तो इसको कमेंट में जल्दी से बताइए। और हमारा पहला हो गया और दूसरा कह रहा है एसीटिक अम्ल से मेथेन में परिवर्तन। तो हमारा इसका दूसरे का उत्तर है, ये देखते हैं। दूसरा कह रहा है हमारा CH3COOH हमारा एसीटिक अम्ल से हमको क्या करना है, मेथेन परिवर्तन करना, CH4 बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या है एसीटेमाइड से मेथेनेमीन हम Br2 प्लस KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर हमें क्या होगा, मेथेनेमीन प्राप्त हो जाएगा। और हम क्या करें एसीटिक अम्ल को क्या कहते हैं, सोडा लाइम के साथ क्या कहते हैं, गर्म करेंगे, Na अभिक्रिया कराएंगे NaOH प्लस CaO के साथ अभिक्रिया कराने पर हमारा क्या होता है, मेथेन प्राप्त हो जाता है। तो हमारा क्या है, सोडा लाइम। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। करण निम्नलिखित में विभेद कीजिए। तो हमने लिख कर लाया है और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाह रहे हैं। तो कह रहा 3 डिग्री एमीन तथा 1 डिग्री एमीन में अंतर। तो हमारा जो 1 डिग्री एमीन है आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, जबकि हमारा 3 डिग्री एमीन क्या कहता है, यह परीक्षण नहीं देता है। सीधा हम लिख सकते हैं 3 डिग्री एमीन आइसोसाइनाइड परीक्षण में आइसोसाइनाइड यौगिक यानी दुर्गंध बनाता है। 1 डिग्री एमीन क्या करेगा, आइसोसाइनाइड परीक्षण में आइसोसाइनाइड यौगिक बनाएगा और 3 डिग्री एमीन यह परीक्षण नहीं देता है। इसलिए क्या है, यही बस अंतर है। फिर कह रहा फिनाल व एनिलीन में अंतर। जो फिनाल क्या है, FeCl परीक्षण में नीला रंग दर्शाता है, जबकि एनिलीन FeCl3 परीक्षण देता ही नहीं है। यानी फेरस ट्राइक्लोराइड क्या परीक्षण देता है, परीक्षण में क्या करेगा, फिनाल नीला रंग दे देगा, लेकिन क्या होता है एनिलीन क्या करता है, यह परीक्षण दर्शाता ही नहीं है। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। और इसको लिखेंगे तो 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, उससे बढ़िया आपका कम समय में आप तैयार कर सकते हैं ज़्यादा। कह रहा है अगला क्वेश्चन, एल्कोहल व अन्य यौगिक ईथर एल्डिहाइड आदि की अपेक्षा अधिक क्वथनांक दर्शाता है, कारण सहित समझाइए। तो हमारा जो एल्कोहल होता है अन्य यौगिक ईथर एल्डिहाइड आदि की अपेक्षा अधिक क्वथनांक दर्शाता है। तो एल्कोहल क्या अन्य यौगिकों ईथर एल्डिहाइड और आदि की अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक क्वथनांक क्यों दर्शाता है, क्योंकि एल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बनाने में क्या होता है, सक्षम होता है। जब हमारा क्या होगा, इसीलिए हम क्या कहते हैं, दारू में पानी मिलाकर पीते हैं, क्योंकि क्या कहता है, हाइड्रोजन बंध करा के क्या होगा, जाल में क्या होता है, एल्कोहल विलय हो जाता है, घुल जाता है। तो एल्कोहल केवल हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम है, जिस कारण इसका क्वथनांक ईथर एल्डिहाइड व अन्य यौगिकों से क्या होता है, अधिक होता है। तो कैसे बनाता है, हमारा क्या होता है, हमारे ये हमारा क्या है, H2O से क्या करेगा, हमारा एल्कोहल क्या करेगा, हमारा बंध बना लेगा। सॉरी ये हमारा क्या है, H2O कर है, एक सेकेंड। तो हमारा क्या है, हमारा एल्कोहल है ना, ये हमारा क्या है, ROH हमारा एल्कोहल है। इसमें क्या करे, हमारा क्या करता है, हाइड्रोजन बंध बना लेता है। तो हमारा क्या करे, ये ऑक्सीजन से क्या करे, हमारा यहाँ पर क्या करे, हाइड्रोजन बंध बना लेगा। यहाँ पर क्या करता है, हाइड्रोजन बंध बना लेता है। इस हाइड्रोजन से क्या ऑक्सीजन बंध बना लेगा, यही हमारा क्या है, हाइड्रोजन बंध है। हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण क्या करता है, यह जल में घुल जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक और शानदार क्वेश्चन का, निम्न सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF ज्ञात करें। तो विद्युत वाहक बल EMF पूछ रहा है। तो कह रहा है mg डबल प्लस से, mg क्या होगा, डबल प्लस में पहुंच जा रहा है। तो mg क्या होगा, डबल प्लस में पहुंचा, यानी n का मान कितना हमारा 2 है।
तो हमारा क्या ये जी प्लस है और ये जी। यहाँ पर अब हमारा ई सेल अभिक्रिया होता है, हमारा सूत्र इसको हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा ई सेल यानी ई एम एफ, ई सेल को ही क्या कहते हैं हम, ई एम एफ कहते हैं। तो ये में बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन इंटू लाग बेस 10 एनोड की सांद्रता बटे एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता, एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता, एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। हमारा ई नॉट सेल का मान कितना है, ई नॉट सेल का मान दिया कितना 2.81 वोल्ट, 2.81 वोल्ट माइनस यहाँ पर 0.0591 अपन एन का मान कितना हमारा यहाँ पर 2 है और हमारा एनोड की सांद्रता कितना 0.01। तो पहला हमारा क्या होता है, हमारा log बेस 10, एनोड की सांद्रता हमारा क्या है, पहला एनोड है तो क्या हमारा 0.1 और कैथोड की सांद्रता क्या 0.01 0.001। यहाँ पर क्या, यहाँ पर +1 है लेकिन यहाँ पर क्या +2 है, तो इसे क्या हमारा ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर हमारा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिंगल है, तो यहाँ पे क्या 2 प्लस है तो क्या हो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आइए इसको हल करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 2.81 माइनस 0.0591 अपान 2, यहाँ पर हो जाएगा log हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इसको स्क्वायर करने कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 10 का पावर -4 हो जाएगा 10 का पावर -1 बेस 10 10 का पावर -1 और हो जाएगा 10 का पावर -4। तो ऊपर जाएगा क्या होगा 10 का पावर हो जाएगा 3, तो ऊपर जाएगा 10 का पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ई एम एफ बराबर 2.81 माइनस log कितना हो जाएगा log एक सेकेंड -81 माइनस 0.0591 अपान 2 इंटू log 10 टू द पावर 3। तो log 10 का पावर क्या है 3, तो log 10 का पावर कितना है हमारा log 10 का पावर 3, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 3, तो हमारा आ जाएगा 3। तो लिख सकते हैं 2.81 माइनस 0.0591 अपान 2 इंटू 3। तो अब यहाँ पर हल करेंगे तो हमारा 2 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.0295 और यहाँ पर हल करेंगे तो 2.81। इसमें क्या इसको हम घटा देंगे, इसका पहले इसका गुणा करेंगे, सॉरी इसका गुणा करेंगे तो हमारा 0.0885 आ जाएगा और घटाने पर हमारा आ जाएगा 2.72 वोल्ट। हमारा क्या है यही ई सेल है, हमारा क्या है यही वोल्ट आ जाएगा हमारा यही ई सेल यानी कि ई एम एफ है, ये हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन चौथे का ग कर रहा है कोटि व आणविकता की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो कोटि और आणविकता तो किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण के अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग अभिक्रिया की कोट कहलाती है। कोई अभिक्रिया है उसके वेग समीकरण में अभिकारकों की जो सांद्रता है उसके घातों के योग को क्या कहते हैं अभिक्रिया की कोट कहलाती है। और आणविकता कह रहा किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या। कोई अभिक्रिया में क्या कितने अणु भाग ले रहे हैं, अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं, लेकिन अभिक्रिया के वेग समीकरण के में अभिकारकों के सांद्रताओं के योग को घातों को योग को क्या कहते हैं हम कोटि कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं। हमारा क्या है कोई अभिक्रिया है 2A + B में क्या होगा हमारा उत्पाद प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी, अभिक्रिया की आणविकता क्रिया की आणविकता कितनी होगी आणविकता। तो अभिक्रिया की आणविकता हमारी कितनी हो जाएगी 2 1 3। तो हमारी आणविकता कितना है 2 1 3, 3 अणु मिलकर बना रहे हैं तो 2 अणु एक और बी के एक अणु कितना हो गया 3 हो गया। लेकिन ये इसका वेग लिखते हैं, वेग समीकरण लिखते हैं तो इसका वेग समीकरण k × a का पावर हमारा कितना है 1 और b का हमारा वेग समीकरण लिखेंगे क्या हमारा b का कितना हो जाएगा हमारा घात 2 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर a का क्या a का 2 हो जाएगा ना, 2a है तो क्या होगा a का 2 और b का हमारा कितना है b का हमारा 1 हो जाएगा।
और यहाँ पर कोटि हमारी कोटि हो जाएगी हमारी कितना कोटि, यानी n बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 3, 2 1 3। तो हमारी कितना आ गया कोटि हमारी कितना आ गई 3 आ गई। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का कारण लिखिए। कह रहा लैंथेनम हाइड्रोक्साइड को क्षारीय शक्ति ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड से अधिक होती है, क्यों होती है, कारण लिखना है। हम जानते हैं यदि हम क्या कहते हैं ये हमारा क्या यह लैंथेनम हमारा क्या होता है 57 होता है और हमारा उसके बाद क्या ल्यूटेशियम का क्या होता है हमारा 71 होता है। जब हम क्या कहते हैं यहाँ पर हमारा जो लैंथेनम का आकार क्या होता है बड़ा होता है और इधर जाने पर क्या होगा यह आकार क्या होता है परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। जो क्या होता है लेंथेनाइड संकुचन के कारण हमारा लेंथेनाइड संकुचन के कारण हमारा क्या होता है LaOH3 का आकार क्या होता है बड़ा होता है जिस कारण यह आसानी से OH- आयन त्याग देता है। जो हमारा लेंथेनम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करेगा लेंथेनम आसानी से क्या करता है हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है त्याग देता है, क्योंकि इसका क्या है आकार ऐसे बड़ा है। और जो हमारा ल्यूटेशियम है ल्यूटेशियम का क्या आकार छोटा है और लेंथेनाइड संकुचन के कारण यह आकार इसका क्या होता है ल्यूटेशियम का छोटा हो जाता है और यह क्या होता है OH आयन आसानी से त्याग नहीं पाता, इसलिए क्या होता है इसका आकार इसलिए क्या होती है इसकी क्षारीय शक्ति क्या होती है कम होती है। तो हमें उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब कह रहा है Fe++ अपचायक है, जो हमारे Fe++ अपचायक है। तो इसका दूसरे का उत्तर देखते हैं। तो दूसरे का उत्तर हमारा Fe++ क्या है, कह रहा है Fe++ क्या है अपचायक है। तो हमारा इसका पहले परमाणु उसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d6 4s0 3d6। हमारा 3d6 क्या है अस्थाई है। तो अस्थाई करने के लिए यह क्या करे यदि D5 प्राप्त कर ले या D10 प्राप्त कर ले तभी यह अस्थाई हो सकता है। यदि क्या कहता है यह D5 प्राप्त करेगा तो इसे क्या करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो D5 प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा तब यह क्या हो जाएगा हमारा अस्थाई हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा तो अस्थाई हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि Fe++ का विन्यास Fe++ का विन्यास D6 होता है D6 होता है। जो Fe++ का विन्यास क्या होता है D6 होता है जिस कारण होता है जिस कारण D5 अस्थाई विन्यास प्राप्त करने के लिए D5 अस्थाई विन्यास प्राप्त करने के लिए यह एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। यह एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है निकालता है। अतः यह एक अपचायक है। अतः यह एक क्या है अपचायक है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो इसलिए कह सकते हैं क्या यह एक अपचायक है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो Fe++ क्या अपचायक है बताना था तो हमने क्या किया यहाँ पर बता दिया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन तो कह रहा 5वां का कह रहा निम्न वेग समीकरणों को कोटि का मान व वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा इसके लिए कोटि हमारा कोटि देखिए हमारा क्या होगा 1/2 और 1/2 इनके अभिकारों की सांताओं के घातों का अनुपात। तो 1/2 है यानी कितना जाएगा दोनों जोड़ेंगे तो आधा जोड़ेंगे क्या हमारा हो जाएगा कोटि हो जाएगा 1, यानी n का मान हमारा कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसके लिए कोटि निकालते हैं। तो इसके लिए कोटि यानी n का मान हमारा कितना हो जाएगा तो हमारा 1 और -1 यानी इसके लिए कोटि क्या जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या है हमारा ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है 1 है तो कोटि का मान 1 है तो क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो इसके लिए हमारा k का मात्रक हो जाएगा वेग स्थिरांक का मात्रक k का मात्रक। इसके लिए k का मात्रक हो जाएगा क्या सेकंड इनवर्स। तो हमारा क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के सेकंड इनवर्स होता है, जबकि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जिसकी कोटि शून्य है k का मात्रक हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमारा मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो यहाँ से आप 2 क्वेश्चन का आंसर है आप ऑब्जेक्टिव में पूछेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सेकंड इनवर्स, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक और शानदार क्वेश्चन 5वें का ख प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 30 सेकंड इनवर्स है तो 60% विघटन के लिए कितना समय लगेगा।
तो हमारा यहाँ पर टी का मान पूछ रहा है और हमारा वेग स्थिरांक के का मान दिया है। तो हमारा हम जानते हैं log 10, यहाँ पर log 10 का मान हमारा हो जाएगा 1 और log 4 का मान आपको देगा 0.6। तो आपके एग्जाम में इतना दिया रहेगा। तब यहाँ से आइए इसका हल देखते हैं। तो इसका हल देखेंगे तो हमारा के बराबर होता है 2.303 अपान टी होता है अपान टी इंटू log r नॉट बटे r नॉट बटे r। तो हमारा r नॉट मतलब कुल पहले प्रारंभ में कितना था, प्रारंभ में 100% था, तो क्या हो गया 60% विघटित हो गया, तो बचा कितना, तो प्रारंभिक सांद्रता हमारा के का मान कितना दिया यहाँ पर, के का मान दिया हमारा 30, तो हमारा के का मान दिया कितना 30, के का मान 30 दिया है और हमारा 2.303 और समय कितना दिया, समय पूछ रहा है, टी का मान पूछ रहा है और यहाँ लाग हमारा प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, पहले सांद्रता 100% था और बाद में बचा कितना 40%, यानी 60% विघटित हो गया, 40% बचा, तो यहाँ से एक जीरो कट गया और 4 में तो हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा 30 बराबर हो जाए, हमारे यहाँ से क्या होंगे टी ले लेंगे तो टी वहाँ चला जाएगा और 30 हमारा नीचे आ जाएगा, तो हमारा टी बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा, टी बराबर हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा 2.303 बटे 30 गुणे हमारा कितना log 10 माइनस log 4, तो log 10 माइनस log 4, तो log 10 में क्या करेंगे हम log 4 को घटाएंगे, तो हमारा log 10 का मान कितना है 1 और 0.6 है, तो 1 में 0.6 को घटा देंगे तो हमारा टी बराबर निकल के आएगा 2.303 बटे 30 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस 0.6, तो हमारा निकल के आ जाएगा 2.303 बटे 30 गुणे 0.4। अब यहाँ पर हमारा गुणा करने पर पूरा हल करने पे 0.03 के लगभग आ जाएगा। तो इसको आप क्या कीजिएगा, इसका मान आप हमें कमेंट में बताइएगा कि इतना सही है कि नहीं, तो यही हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, करा एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 25% वियोजित होने में 100 मिनट लेती है। कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया है 25% वियोजित होने में 100 मिनट का समय लेती है, तो टी हाफ यानी अर्धायु की गणना कीजिए। तो आइए इसका हल करते हैं, तो इसका हल देखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन एकदम शानदार तरीके से आइए देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले के का मान के बराबर हो जाता है 2.303 अपान टी, 2.303 अपान टी इंटू होता है कितना log r नॉट बटे r, तो मतलब प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। तो हमारा के बराबर हो जाएगा हमारा 2.303 बटे टी का मान कितना हमारा दिया है 100 मिनट, तो हमारा log हमारा का कितना पहले क्या था 100% था और 25% वियोजित होने में बचा कितना 75%, यानी 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, यानी log 4 माइनस log 3, तो के बराबर हो जाएगा 2.303 बाई 100 इंटू log 4 माइनस log 3, log 4 में से क्या करेंगे log 3 को घटा देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा हमारा के बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा के बराबर 2.303 अपान 100 इंटू क्या हो जाएगा हमारा log 4 का मान 6 और log 3 का मान हो जाएगा कितना 0.4, 0.6 और 0.4 यानी 0.2 बच गया, तो हमारा आ गया 2.303 बाई 100 इंटू 0.2, तो इतना आ गया। अब यहाँ से हमारा के बराबर निकल के आ गया कितना हमारा 23 दूना 46 यानी 4.6 आ गया, तो 23 दूना 46 यानी 4.6 आ गया, 4.6 गुणे 10 का पावर -3, तो 4.6 गुणे 10 का पावर -3 आ गया। तो इतना आ जाने के बाद अब हमारा के बराबर हम जानते हैं होता है कितना 0.693 बाई टी हाफ यानी अर्धायु काल। तो हमारे यहाँ से क्या करेंगे हमारा टी हाफ बराबर निकल जाएगा, टी हाफ का मान यहाँ से निकालेंगे 0.693, के का मान कितना है 4.6 गुणे 10 का पावर -3। तो अब इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर हल करने पर टी हाफ का मान टी 1/2 का मान निकल के आएगा 150 मिनट,
इसको हल करने पर 150 मिनट के लगभग आएगा। ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस कैलकुलेशन को आप कर लीजिएगा। तो फिर अगला क्वेश्चन कह रहा स्टार्च और सुक्रोज के एकलक इकाइयों के नाम लिखिए। तो आइए सबसे पहले इसका उत्तर लिखते हैं पहले का। तो कह रहा स्टार्च कह रहा है, फिर कह रहा सुक्रोज, हमारा सुक्रोज स्टार्च और सुक्रोज की एकलक इकाइयाँ। फिर कह रहा आवश्यक एमिनो अम्ल के 2 उदाहरण लिखिए। तो आवश्यक एमिनो अम्ल, तो इसका उत्तर आवश्यक एमिनो अम्ल के उदाहरण, एमिनो अम्ल कौन से हैं। तो आवश्यक एमिनो अम्ल, तो स्टार्च की एकलक इकाई अल्फा ग्लूकोज होती है, अल्फा ग्लूकोज। तो हमारी स्टार्च की एकलक इकाई होती है अल्फा ग्लूकोज। और जो हमारा सुक्रोज होता है इसका अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज होता है, अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज होता है। तो हमारा सुक्रोज की एकलक इकाई अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज होता है। और आवश्यक एमिनो अम्ल में हमारा, आप याद रखिएगा, VI हाल, वेरी इंपॉर्टेंट हाल। तो ये हमारे क्या आवश्यक एमिनो अम्ल के उदाहरण हैं। V से हमारा क्या हो गया, वायलिन, और I से हमारा हो गया आइसोल्यूसिन, और H से हमारा हो गया हिस्टडीन, और ऐसे हो गया हमारा आर्जिनिन, और L से हमारा हो गया लाइसिन, और हमारा L से हो गया ल्यूसीन। तो हमारे क्या है आवश्यक एमिनो अम्ल, क्या होगा, वायलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टडीन। ये सब क्या है हमारे आवश्यक एमिनो अम्ल के उदाहरण हैं। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं, आईपीएससी नाम लिखना है। तो कह रहा है निम्नलिखित के आईपीएससी नाम लिखिए। तो इनके आईपीएससी नाम हम लिखेंगे कैसे, तो निम्नलिखित के आईपीएससी नाम लिखना है। तो हमारा क्रोमियम NH3 का होल 5 NH2Cl2। तो हमारा क्या यहाँ पर 5 है, एमीन क्या है 5 बार है, तो हमारा लिखेंगे क्या यहाँ पर पेंटा एमीन। फिर नाइट्राइटोयन। उसके बाद हमारा क्या क्रोमियम है, यहाँ पर क्रोमियम की संयोजकता हमारा 3rd, Cl का क्या 2 माइनस, NO2 का माइनस, तो हमारा क्या Cr का माइनस निकालना है। तो हमारा क्या होगा Cl2 माइनस, और यहाँ पर क्या NO2 का 1 माइनस, तो हमारा क्या होगा 1 3 माइनस, यानी बराबर क्या होगा क्रोमियम का जाएगा 3rd, NH3 का क्या होता है 0 होता है। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर 2 माइनस और 1 माइनस क्या होगा हमारा 3 हो जाएगा। तो क्रोमियम क्या जाएगा, क्रोमियम 3rd क्लोराइड। तो हमारा Fe4 FeCN6 का होल थराइज। तो इसमें क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा Fe यानी आयरन 3rd, क्या होगा आयरन 3rd, यहाँ पर हो जाएगा आयरन 3rd। Cn का 6 माइनस है और 4 माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा हो जाएगा आयरन 3rd हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। तो बीच वाले का क्या हो जाएगा हमारा 6 में 4 जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा आयरन 3rd, लिखेंगे हमारा आयरन थर्ड क्या यहाँ पर 3 है, तो क्या होगा यहाँ पर 4, एक हमारा क्या 3 माइनस हो जाएगा, इस पर आ जाएगा 3 प्लस हो जाएगा। तो आयरन 3rd फिर आयरन 3rd हेक्सासाइनो इस टाइप का एक ही क्वेश्चन ही आता है, और ये आपका क्या है सबसे हार्ड वाला है, हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। तो हेक्सासाइनो ये सेकेंड टाइप वाला है। तो ये हमारा क्या होगा, ये थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन क्या है यहाँ पर आप बस इतना याद कर लीजिए, आपको 100% पूरा नंबर मिल जाएगा, इतना ही लिखना है। अब इसका आईपीएससी नाम लिखना है, तो क्या होगा नंबरिंग यहाँ से करेंगे, तो 1 2 3 4। तो
तो हमारा क्या ब्यूटेनॉल, हमारा क्या मेथेट प्रोप ब्यूटेन, हमारा हो जाएगा ब्यूटेन 1,3 डाई आल, 1,3 डाई आल। तो हमारा 1,3 डाई आल, हमारा ब्यूटेन 1,3 डाई आल हो जाएगा। और हमारा क्या ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्या कार्बोक्सिलिक समूह क्या अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए क्या इसको पहले लेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 2 3, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 मेथिल बेंजोइक अम्ल, 3 मेथिल हमारा क्या बेंजोइक अम्ल है। और हमारा क्या 3 मेथिल है, बस 3 मेथिल बेंजोइक, 3 मेथिल बेंजोइक अम्ल, 3 मेथिल बेंजोइक अम्ल। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कह रहा क्या होता है जब, तो कैसे प्राप्त करोगे क्या होता है जब, ये सारे क्वेश्चन आपके एकदम जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ लिख रखा है, क्योंकि इसी में से आपके आने वाले हैं। तो कह रहा फिनाल की क्रिया जिंक चूर्ण से की जाती है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल को कॉपर के साथ गर्म किया जाता है, या बेंजोइक अम्ल को सोडा लाइम के साथ कराई जाती है, या प्रोपिल क्लोराइड को केसियन से की जाती है, और एथेनॉल की PCl5 से की जाती है। तो आइए एक एक करके इन सब का समझ लेते हैं। तो आइए एक एक करके, तो फिनाल की क्रिया हमने यहाँ पर एक साथ लिखा है, और उसको क्या करेंगे पहले फिनाल की क्रिया जिंक चूर्ण से कराने पर। अब फिनाल की क्रिया हम क्या करेंगे जिंक चूर्ण से करा देंगे, तो हमारा फिनॉल की क्रिया, तो हमारा क्या फिनॉल, हमारा क्या है फिनॉल है, फिनॉल की क्रिया हम जिंक चूर्ण से कराते हैं, जिंक चूर्ण से कराते के साथ क्या करेंगे हम गर्म कर देंगे। जब गर्म कर देंगे तो हमें बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। फिनाल की क्रिया जिंक चूर्ण से कराने पर हमें बेंजीन प्राप्त होता है, तो हमें बेंजीन प्राप्त हो जाएगा और जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर करा आइसोप्रोपिल अल्कोहल को कॉपर के साथ गर्म किया जाता है, हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH। तो हमारा क्या आइसोप्रोपिल अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल है, ये हमारा आइसो मेथेट प्रोप। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल या मेथेट प्रोप, तो हमारा प्रोपेन 2 आल है। तो हमारा क्या यहाँ पर 3 मेथिल हो जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे नंबरिंग शुरू करेंगे तो हो जाएगा क्या 1 2, तो 3 मेथिल मेथेट एथेनॉल, तो 3 मेथिल एथेनॉल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल इसको कहते हैं। तो हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो हमारा क्या है 2 डिग्री अल्कोहल है। तो 2 डिग्री अल्कोहल को साथ करेंगे हम कॉपर के साथ क्या करा गर्म करेंगे, कॉपर के साथ क्या कीजिए गर्म कर दीजिए। तो कॉपर के साथ गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमारा प्रोपेनॉन यानी एसीटोन प्राप्त हो जाएगा CH3 COCH3। तो हमारा क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन प्राप्त हो जाएगा, प्रोपेनॉन प्राप्त हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं एसीटोन कहते हैं, एसीटोन प्राप्त होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगला हमारा अब क्रिया है बेंजोइक अम्ल की क्रिया सोडा लाइम से कराई जाती है। तो हमारा बेंजोइक अम्ल, तो बेंजोइक अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं, हमारा COOH। बेंजोइक अम्ल की क्रिया सोडा लाइम यानी CaO प्लस NaOH प्लस CaO, हमारा क्या है सोडा लाइम है, सोडा लाइम NaOH प्लस CaO। तो हमारा क्या होता है बेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो हमें क्या होता है प्राप्त होता है बेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई बेंजीन नहीं बनाने आ रहा है। तो हमारा क्या है बेंजीन, क्या बेंजोइक अम्ल को क्रिया सोडा लाइम से कराई जाती है, तो क्या करता है हमें बेंजीन प्राप्त हो जाता है। अगला करा प्रोपिल क्लोराइड की क्रिया केसियन से की जाती है, तो क्या प्राप्त होगा। तो प्रोपिल क्लोराइड की हमारा मेथेट प्रोप क्लोरीन प्लस KCN। तो कह रहा प्रोपिल क्लोराइड, हमारा प्रोपिल क्लोराइड की केसियन से कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा CN यहाँ आ जाएगा, और Cl हमारा क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा प्रोपिल साइनाइड।
तो हमारा क्या होगा, Cl यहाँ चला जाएगा और Cn यहाँ जाएगा, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा प्रोपिल साइनाइड CH3 CH2 CH2Cn प्लस KCl। तो हमारा क्या होगा, प्रोपिल साइनाइड या ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, प्रोपिल साइनाइड। तो हमें क्या होगा, प्रोपिल साइनाइड या ब्यूटेन 1 नाइट्राइल तो ब्यूटेन 1 नाइट्राइल प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए क्या होता है जब एथेनॉल की क्रिया PCl5 से की जाती है। तो एथेनॉल की क्रिया, हमारा एथेनॉल है CH3CH2OH। तो एथेनॉल की क्रिया हम क्या करते हैं, PCl5 से करा देते हैं। अब PCl5 से कराएंगे तो हमारा क्लोरोएथेन प्राप्त हो जाएगा CH3CH2Cl और प्लस POCl3 प्लस HCl प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा क्या है, क्लोरोएथेन है, हमारा क्या है क्लोरोएथेन और हमारा क्या फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, हमारा क्या फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। तो हमारा क्या है, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा छठवें का क कंप्लीट कर चुके। अब छठवें का ख, कर निम्नलिखित अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण दीजिए। तो क्लीमेंसन अपचयन, तो हमारा क्लीमेंसन अपचयन, तो सबसे पहले क्लीमेंसन अपचयन पहला हमारा क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन को क्या कहते हैं, जिंक अमलगम ZnHG, जिंक अमलगम या HCl व HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो हमारा क्या आ जाएगा CH2। तो हमें क्या होगा हाइड्रोकार्बन, ये हमारा क्या एल्डिहाइड या कीटोन से, एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोकार्बन से कराने पर हमें क्या होता है, जिंक अमलगम, एल्डिहाइड या कीटोन की जिंक अमलगम या वह HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो हमारा क्लीमेंसन अपचयन हो गया। अब हमारा क्या रीमन टीमन अभिक्रिया। तो रीमन टीमन अभिक्रिया जब फिनाल को क्या करेंगे, क्लोरोफार्म के साथ, हमारा क्या CaCl3 क्लोरोफार्म के साथ NaOH के साथ, क्लोरोफार्म और NaOH के साथ H+ की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा सेल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये हमारा कौन सा है, हमारा रीमन टीमन अभिक्रिया है। तो हमारा क्या होगा रीमन टीमन अभिक्रिया। अब फिर हमारा अगला अभिक्रिया कौन सा है, हमारा इटार्ड अभिक्रिया। जब टॉलुइन की क्रिया क्या करते हैं, क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं CH2 और H2O या H+ की उपस्थिति में तो हमारा बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो अभिक्रिया हमने क्या किया, बहुत बार पढ़ा है, इसलिए क्या कहते हैं हमने आपको लिखकर क्या किया, थोड़ा सा समझा दिया है, क्योंकि कम समय में अब क्या है, आपके पास समय कम है और तैयारी बेहतरीन करनी है तो हमारे साथ क्या करना पड़ेगा, इस साल में ऐसे ही जुड़ना पड़ेगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। अगला करा निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन कैसे मिलेगा। अब बेंजोइक अम्ल से हमको क्या लेना है, हमको एनिलीन प्राप्त करना है। तो बेंजोइक अम्ल को हम क्या कहते हैं, बेंजोइक अम्ल को क्या हाइड्रोजोइक अम्ल की उपस्थिति में क्या करें, अब हाइड्रोजोइक अम्ल से क्या करें उपस्थिति N3H से क्या अब क्रिया करा देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या है एनिलीन। तो हमें एनिलीन क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब फिर क्या रहा प्रोपिल क्लोराइड से हेक्सेन। तो प्रोपिल क्लोराइड तो हमारा दूसरा, तो हमारा प्रोपिल क्लोराइड की अधिक मात्रा लेंगे हम, प्रोपिल क्लोराइड की CH3 मेथ एथ प्रोप CH2Cl फिर CH3CH2Cl। तो हमने क्या करेंगे, प्रोपिल क्लोराइड की हम क्या करेंगे अधिक मात्रा लेकर क्या करेंगे, हम सोडियम के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। इसकी उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो हमें हेक्सेन प्राप्त होता है। तो हमें हेक्सेन प्राप्त हो जाएगा CH3 मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। तो हमें क्या हो जाएगा, हमें हेक्सेन प्राप्त हो जाएगा। तो 3 3 6 कार्बन क्या हमें हेक्सेन प्राप्त हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
हमारा क्या ये प्रोपिल क्लोराइड है, प्रोपिल क्लोराइड। प्रोपिल क्लोराइड को हम क्या करेंगे यहाँ पर इस प्रकार का ए हमारा क्या होगा ये अलग हो जाएगा और यहाँ प्लस NaCl भी बना लेगा, तो हमारा NaCl बना लेगा, तो हमारा क्या होगा ये हो गया N हेक्सेन, ये हमारा क्या होगा हेक्सेन हो गया, ये हमारा हेक्सेन प्राप्त हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अगला कह रहा है हमारा कारण बताओ कि एनिलीन से हमें क्या होगा, क्या प्राप्त होगा। तो कह रहा है अगला हमारा एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दिखाता है, क्यों? एनिलीन हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं दिखाता है, तो इसको लिखना है। तो एनिलीन हमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं दिखाता है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले का उत्तर लिखेंगे, तो हमें एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं दिखाता है। तो हम क्या करेंगे NH3 हमारा एनिलीन को क्या करते हैं हम NH2, ये हमारा क्या NH2, एनिलीन को हम क्या करेंगे CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के साथ क्या करते हैं अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें AlCl3 प्राप्त होता है। AlCl3 की उपस्थिति में हम क्या करते हैं एनिलीन की क्रिया क्या क्लोरोफॉर्म से AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त हो रहा है क्या NH2, एक सेकेंड NH2AlCl3 यानी हमें क्या प्राप्त हो रहा है लवण प्राप्त हो रहा है। तो फ्रीडल क्राफ्ट ये क्या ये हमारा लवण क्या हमारा फ्रीडल क्राफ्ट उत्पाद नहीं है, ये हमारा क्या है फ्रीडल क्राफ्ट उत्पाद नहीं है, फ्रीडल क्राफ्ट उत्पाद नहीं बना रहा है। जब फ्रीडल क्राफ्ट उत्पाद नहीं बना रहा है तो हम कह सकते हैं कि एनिलीन हमारा क्या है लुईस क्षार है। एनिलीन हमारा क्या है एनिलीन क्या है लुईस क्षार है, लुईस क्षार। वह AlCl3 क्या है एनिलीन लुईस क्षार है, वह AlCl3 अम्ल की भांति कार्य करता है। Cl3 अम्ल की भांति कार्य करता है, अम्ल की भांति कार्य करता है। तो क्या होता है एनिलीन लुईस क्षार है और AlCl3 अम्ल की भांति कार्य करता है, जिस कारण इसकी क्रिया से लवण बन जाता है। जिस कारण क्या होता है जिस कारण इनकी क्रिया से क्या बन जाता है, इनकी क्रिया से लवण बन जाता है, इनकी क्रिया से लवण बन जाता है। अतः यह क्या है यह फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया इसलिए क्या है फ्रीडल क्राफ्ट उत्पाद नहीं देता है। तो 1 डिग्री एमीन जल में अधिक विलेय है, जबकि 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन जल में विलेय नहीं है। तो इसका आंसर आपको HW में है। इसका हमने क्या किया क्वेश्चन ये बहुत बार कराया है, तो इसका आप देख लीजिएगा क्या होगा। और तीसरा हम बता देते हैं इसका करा HCHO CH3CHO की तुलना में आसानी से HCN अभिकृत हो जाता है, क्यों? तो हमारा क्या है तीसरा हम देखते हैं। तीसरा इसका करा हमारा HCHO हमारा क्या फॉर्मल्डिहाइड को HCN के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है CH2 हमारा क्या होगा OH और हमारा क्या रहा है CN प्राप्त हो जा रहा है, साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। जब क्या होते हैं हम CH3CHO हमारा क्या करा एल्डिहाइड और एथेनॉल की क्रिया फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड और एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारा क्या होता है HCN के साथ अभिक्रिया कराएंगे हमारा क्या फॉर्मल्डिहाइड और ये हमारा क्या एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड की क्रिया क्या HCN से कराते हैं, तो हमारा क्या होगा HCN से कराने पर हमें क्या होगा CH3CH हमारा क्या होगा OH और हमारा CN। तो हमारा क्या है ये साइनोहाइड्रिन प्राप्त हो रहा है, ये हमारा क्या साइनोहाइड्रिन तो साइनोहाइड्रिन प्राप्त हो रहा है। तो हमारा CHO की जो हमारा HCHO है HCHO की त्रिविम भीड़ कम होने के कारण HCN आसानी से योग करता है। इसमें क्या है बहुत भीड़ कम है, कार्बन की संख्या क्या है
बहुत कम है, हाइड्रोजन की संख्या क्या कम है, यानी क्या इसमें त्रिविम भीड़ क्या है कम है। जब भीड़ कम है तो क्या करेगा, आसानी से अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन क्या होगा जब भीड़ क्या होता है बढ़ जाएगा तो कर नहीं पाएगा। तो CHO की त्रिविम भीड़ कम होने के कारण करा HCN से अभिक्रित होता है, इसकी तुलना में क्या है आसानी से अभिक्रित हो जाता है। कम भीड़ होने के कारण HCN आसानी से योग करता है, कारण HCN आसानी से क्या करता है, आसानी से योग करता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमने पूरा 70 का 70 क्वेश्चन, हमने 70 नंबर का क्वेश्चन, 70 नहीं हमने लगभग 100 नंबर का क्वेश्चन हमने क्या किया है, कर लिया है। तो लगभग 1 सवा घंटे में हमने क्या किया, पूरे 1 घंटे से कम में या 1 सवा घंटे जो भी क्लास हुआ हो उतने में हमने क्या किया, बेहतरीन तरीके से पूरे 70 नंबर का पेपर हल कर लिया है। तो उम्मीद है आपको इस सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, क्योंकि इससे पक्का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इसे हल्के में मत लीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन पेपर पूरे डिटेल के साथ हमने बहुत एनालिसिस के साथ आपके लिए सेट किया था। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।